नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भगदड़ मची हुई है महायुति के अंदर, खासतौर से अजीत पवार के खेमे के अंदर। और इस भगदड़ को और बढ़ाने के लिए शरद पवार पूरी तरीके से तैयार हैं। शरद पवार ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए काफी कुछ संकेत दिए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो हर्षवर्धन पाटिल हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ के शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली। इंदापुर से उन्हें टिकट मिलने जा रहा है और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार के खिलाफ ही। अजीत पवार के वहां पे कैंडिडेट है, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसी खबरें अभी तक फिलहाल आ रही हैं। दूसरी बड़ी खबर जिसको मैं कह रहा हूं कि भगदड़ क्यों मची हुई है, अब इसमें अगला नाम आ रहा है राम राजे नाईक निंबालकर का। जी हाँ दोस्तों, अपने संबोधन में शरद पवार ने कहा कि और एक नेता है, कई सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं, अजीत पवार के पार्टी के नेता हैं जो कि आने वाले समय में पार्टी छोड़ने वाले हैं। और उसमें जिक्र करते हुए कहा कि जैसे मैंने इंदापुर की बात की तो हर्षवर्धन पाटिल हमारे साथ है। फिर उन्होंने पूछा, एक कॉल आया उन्हें और पूछा गया कि कौन है अगले पार्टी में जो शामिल होना चाहते हैं, तो मालूम चला फलटन। तो फलटन में बता दें आपको कि ये इनका क्षेत्र माना जाता है रामराजन नाईक का। अब ये इसलिए भी संकेत मिल रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही रामराजन नाईक ने कहा था कि 2023 में उन्होंने शरद पवार की पार्टी और शरद पवार का साथ छोड़कर गलत किया था। उन्हें इस बात का अफसोस है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की भलाई के लिए ऐसा किया। तो एक तरफ तो रामराजन नाईक निंबालकर का ये बयान, दूसरी तरफ शरद पवार का ये संकेत कि और एक जो है नेता अजित पवार की गुट से हमारे पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी के भी कई सारे नेता जो हैं वो भी आने वाले हैं। तो आने वाले समय में और ज्यादा भगदड़ देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि अजीत पवार की एनसीपी में लगातार लोकसभा चुनावों के बाद से ही ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है कि वो पार्टी संभलते नहीं संभल रही। एक तरफ तो तमाम मुद्दे उनके सामने खड़े हैं, ऊपर से महायुति के जो दो दल हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, वो खुद चुनौती बने हुए हैं अजीत पवार के सामने। और उसके बाद जो नेता, जब मजबूत नेता वो अपनी पार्टी में लेकर के आए थे, वो भी एक एक करके जो है लोकसभा चुनाव के बाद से उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले महीने यानी सितंबर के महीने में बहुत ही ज्यादा नेता जो है वो एक के बाद एक अजित पवार की एनसीपी का साथ छोड़ के चले गए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 19 से 20 से भी ज्यादा पार्षद एक साथ जो है वो पार्टी छोड़ के शरद पवार के साथ चले गए। और सिर्फ बीजेपी के 3-4 बड़े नेता जो है वो शरद पवार के साथ गए हैं। लेकिन अजीत पवार के एनसीपी से अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे नेता हैं, कम से कम अब उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते, दर्जनों नेता ऐसे हैं जो शरद पवार की पार्टी में जा चुके हैं। और अब शरद पवार अपने जो रैलियां कर रहे हैं, जो संबोधन कर रहे हैं, उसमें इस बात का जिक्र संकेत के माध्यम से दे रहे हैं। इंदापुर की उन्होंने बात की, जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो रैली कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इंदापुर में जो हुआ वैसा ही आगे भी कुछ होने वाला है। और इसका जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि उन्हें कॉल आया और कॉल से उन्हें मालूम चला कि अब आगे कौन जुड़ने वाला है। तो बताया गया फलटन। और फलटन जो है वो एरिया है, जो क्षेत्र है वो है राम राजे नाईक निंबालकर का। और आपको बता दें कि यहाँ 1995 1999 में पहले भी सेवा दे चुके हैं। जब एनसीपी बटी नहीं थी तब राम राजे नाईक यहाँ पर ऑलरेडी वो जो है अपनी सेवा दे चुके हैं। उसके बाद जो है राम राजे नाईक निंबालकर बाद में एनसीपी के साथ काफी समय से जुड़े रहे और उसके बाद फिर 2023 में वो अजीत पवार के साथ चले गए। लेकिन अब 2023 में शरद पवार ने खेला कर दिया है और आपको बता दें कि लगातार वो चैन से बैठने नहीं दे रहे, एक के बाद एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, उनके साथ लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिसबैलेंस जो है वो बना हुआ है अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी में। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी चुनाव का डेट जो है वो महाराष्ट्र में अनाउंस किया जा सकता है, क्योंकि अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आज रिजल्ट्स भी आ गए। अब जो है फाइनल सबकी नजरें अब महाराष्ट्र की इलेक्शन पे होने वाली है। और आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग है परिस्थितियां महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी कि राष्ट्रीय नेशनल जो पार्टियां हैं वो। और इस बार खासतौर पर क्योंकि महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में वो घटनाएं घटी हैं जो कहीं और नहीं घटी। यहाँ पार्टियां टूटी, यहाँ नेता टूटे। और तो और यहाँ पर जो मराठा मानुस है, जो मराठा लोग हैं, उनकी एक अलग तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग है। आपने देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब पुतला गिरा था, जब स्टेचू गिरा था उनकी प्रतिमा, उस समय कितना ज्यादा महायुति के नेता घबराए हुए थे, क्योंकि वो ऐसा मुद्दा था जिस पर एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर दी थी। और क्या डिप्टी सीएम, क्या सीएम, क्या पीएम, सबने माफी मांगी थी उस मामले पर। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है
और आपने देखा भी कि जब राहुल गांधी भी महाराष्ट्र आए थे तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का जो अनावरण करने के बाद उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा था। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में बिल्कुल अलग है दोस्तों। और अब देखिए कि जो महायुति के तीनों दल हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, बीजेपी हो या अजित पवार की एनसीपी हो, ये तीनों ही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक से सवा महीने का जो गैप इन्हें मिला है, जो थोड़ा-सा डिले हो गया, इसमें ये जो स्कीम्स हैं ये लागू कर पाएँ और लोगों तक जो है, जो अभी हमने देखा कि रोज जो है खबरें आती हैं कि लाडली बहन योजना की इस महीने की किस्त जारी कर दी गई है, इस महीने की किस्त चली गई है। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि कैसे भी करके महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन में जो रिजल्ट्स हैं वो लोकसभा चुनाव जैसे ना आए, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया जा सके, इसकी पूरी कवायद जो है महायुति के नेता कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार, जैसा मैंने बताया कि शरद पवार ने बीजेपी और अजित पवार को परेशान करके रखा हुआ है, ये अपने आप में शरद पवार की तारीफ करने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए कि 2022 के बाद से जिस तरीके से चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हो, इन दोनों ने जिस तरीके से पार्टी को संभाला है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वापसी की है, वो वाकई में महाराष्ट्र में उनके पॉलिटिकल जो नॉलेज है, जो उनकी रणनीति है, जो दाव पेच है, उनकी तारीफ जो है वो की जा सकती है। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से महायुति जो सरकार है वो लगातार जो है वो कोशिश कर रही है कि एमवीओ को तगड़ा झटका दिया जाए, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि यूबीटी पक्ष की तरफ से झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता हमने देखे कि वो अभी एक दिन पहले जो है वो चले गए यूबीटी पक्ष में। उसके बाद अभी हमने देखा कि बीजेपी के नेता शरद पवार की पार्टी में चले गए। अभी रामराजे नाईक का नाम आ रहा है कि हो सकता है 13 या 14 तारीख को वो शरद पवार की पार्टी में चले जाएं, अजित पवार की पार्टी छोड़ के। तो ऐसे कई सारे नेता जो जा रहे हैं, ये ऐन मौके पर जो है वो डिसबैलेंस पैदा कर रहे हैं पार्टी के अंदर कि जो रणनीति है, जो पूरा खेल है, उसको बिगाड़ने का काम चल रहा है। अभी आपको दोस्तों बताता हूँ खबर, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में आपको खबर पहुंच भी जाए। एक और नेता है अजित पवार की पार्टी के, जिन्होंने अजित पवार की पार्टी से अलग होकर इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया है। अब बताइए, वो अजित पवार की पार्टी के नेता है, अब वो कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, काफी बड़े नेता है। अभी ये खबर आ रही है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा उनका नाम भी, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया है। अब इसके पीछे क्या कोई बड़े नेता की कोई दांवपेच है कि उस नेता को इंडिपेंडेंट खड़े करने के लिए बोला गया है कि भाई आप ना हमारे से खड़े होइए, ना अजित पवार की पार्टी से खड़े होइए, आप इंडिपेंडेंट खड़े होइए। और कोई ग्राउंड लेवल का कोई ऐसा नेता जिसकी पकड़ मजबूत हो, अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो वोटों को प्रभावित करता है दोस्तों, और जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसकी संभावनाओं को कहीं ना कहीं झटका दे सकता है इन मौके पर। और ऐसा होता हमने लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में देखा। तो ये अपने आप में बड़ा कैलकुलेशन है और बहुत ही गजब का कैलकुलेशन महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, क्योंकि पार्टियां एक ही हैं, दो भागों में टूट गई हैं। नेता एक ही पार्टी के थे जो दो भागों में टूटने के बाद अलग अलग जगह चले गए हैं। और एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये पूरी खिचड़ी बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में। कौन सा नेता कब कहाँ जा रहा है, कब कहाँ से कहाँ वापस चला जा रहा है, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। रोज नेता जो है फिर पार्टी बदल रहे हैं, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है। तो पूरी जो है वो खिचड़ी बनी हुई है। लेकिन इस खिचड़ी में भी जो है जो एनडीए गठबंधन है और जो महायुति गठबंधन है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर भारी पड़ा जाए। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार यूबीटी पक्ष और शरद पवार जो है उन्होंने खास तैयारियां कर रखी हैं, और जो रैलियां चल रही हैं जिस तरीके से इन दोनों ही नेताओं के द्वारा, देखकर ऐसा लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव महायुति के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए खुशखबरी जरूर आई है महायुति के लिए, जिस तरह से हरियाणा में उस रिजल्ट आ रहे हैं, उसी तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस से भी कुछ नेता खुश है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रिजल्ट आया है। हालांकि हरियाणा में थोड़ा माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों के मार्जिन से कुछ सीटें कम मिली हैं, जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ी सी गेन वहां पर कर गई है सीट। तो ये अपने आप में एक मामला जो सामने आया है। लेकिन मैं इस बार इन दोनों ही राज्यों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ पर नेता जो है वो आपस में ही सब मिले हुए हैं। यहाँ पर पार्टियां ही एक थी और एक पार्टी से दो पार्टी बनी है, दो पार्टी से नेता भी अलग हो गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, ये यहाँ पर परिस्थितियां भी बनी हुई है। तो अब देखना होगा कि ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें शरद पवार जिस तरीके से एक के बाद एक खेला कर रहे हैं, कभी बीजेपी से पार्टी टूट जाती है, नेता टूट के उनमें चले जाते हैं, कभी अजित पवार से टूट के उनके में चले जाते हैं, तो उनके लगातार ताकत जो है वो बढ़ती जा रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार जो है बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। जिस तरीके से उनके कैलकुलेशन चल रहे हैं, महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और काफी समय से वो महाराष्ट्र की राजनीति करते आए हैं, और उनके जैसा अनुभवी अभी इस समय महाराष्ट्र में कोई नेता मौजूद नहीं है जिस समय से वो राजनीति कर रहे हैं।
और भली भांति समझते हैं कि कब किस मौके पर कौन सा दाव खेलना है। और उसी का उदाहरण मैंने आज दिया कि एक नेता तो ऑलरेडी चले गए हैं भाजपा छोड़ के, और दूसरे नेता 13 या 14 तारीख को चले जाएंगे, और एक नेता जो अजित पवार के वो तो इंडिपेंडेंट ही खड़े हो गए हैं। तो कई सारे दावपेच हैं जो आजमाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से एमवीए गठबंधन जो है क्या मायावती को चित करता है, या फिर महायुति जो है कुछ ऐसा कर जाती है जो एमवीए को चौंका देगी। तो तमाम बातें हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।